चलो भाई, टॉपिक गिवन है प्रोसेस ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ स्टार्टअप। अब ये टॉपिक बोल रहा है कि अगर हम स्टार्टअप बनने की जो कंडीशन नंबर ए थी, कंडीशन नंबर बी थी और कंडीशन नंबर थी सी थी, अगर हम तीनों को पूरा कर रहे हैं तो फिर हमको स्टार्टअप का स्टेटस कैसे मिलेगा वो आपको बताना है। उसकी प्रोसेस क्या है वो प्रोसेस पढ़नी है आपको। द प्रोसेस ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ एन एलिजिबल एंटिटी as startup shall be as under. A startup shall make an online application over the mobile app or portal, मतलब वेबसाइट के ऊपर, सेटअप बाय DPIIT डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो कह रहे हैं कि अगर आपको स्टार्टअप का स्टेटस चाहिए और आप कंडीशन नंबर ए, कंडीशन नंबर बी और कंडीशन नंबर सी तीनों को पूरा कर रहे हो तो आपको एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करनी है। ठीक है। अब ये एप्लीकेशन चाहे तो आप फोन से फाइल कर दो, चाहे आप लैपटॉप यूज करके या कंप्यूटर यूज करके वेबसाइट से फाइल कर दो, मर्जी आपकी है। कौन से डिपार्टमेंट के पास फाइल करनी, डिपार्टमेंट का नेम दे रखा है आपको। कौन की करता है? हाँ जी, जो भी एंटिटी है, एंटिटी तीन ही होती है जो अप्लाई कर सकती है, कोई भी हो सकती है तीनों में से। ठीक है। एप्लीकेशन शैल बी अकम्पेन्ड बाय। अब कह रहे हैं कि जो आप एप्लीकेशन फाइल करोगे उसमें आपको ये अटैचमेंट अटैच करनी है। अटैचमेंट नंबर 1, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है। इसके थ्रू हम चेक कर लेंगे कि आपको बने हुए 10 साल हुए हैं कि नहीं हुए, बिकॉज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे डेट लिखी होगी ना इनकॉर्पोरेशन की आपकी। तो अगर आप कंपनी हो तो कंपनी वाले केस में सीओ आएगा आपके पास, एलएलपी वाले में भी सीओ आएगा आपके पास, और पार्टनरशिप वाले में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आता है आपके पास। तो ये तीनों में से जो भी आपकी एंटिटी है वो आपको एप्लीकेशन के साथ फाइल करना है, ताकि हम वेरीफाई कर सकें आपको बने हुए 10 साल हुए हैं कि नहीं हुए। ठीक है। सेकंड पॉइंट, अ राइट अप अबाउट द नेचर, मतलब आपको एक पेज के ऊपर ये बात लिख के देनी है कि आप किस तरह के बिजनेस में इन्वॉल्व हो। अब ये हम इसलिए पूछ रहे हैं आपसे ताकि वेरीफाई किया जाए आप कुछ इनोवेटिव काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे। ठीक है। अ राइट अप अबाउट नेचर ऑफ बिजनेस, तो आपको लिख के बताना है कि आपका जो बिजनेस है वो कौन से नेचर का है, आप कैसा काम कर रहे हो, आप इनोवेटिव काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे। आप अगर किसी पुराने गुड में डील कर रहे हो तो उसमें आपने क्या कुछ इनोवेशन किया है, क्या कुछ एडिशन किया है, या फिर आपका गुड ही क्या है, नया है। या सर्विस में डील कर रहे हो तो कोई नई टाइप की सर्विस दे रहे हो, या फिर आप किसी पुरानी सर्विस में कुछ इंप्रूवमेंट करके बैठे हो, तो बता देना हमको सारा जो भी है, ताकि हम देख ले आप कंडीशन नंबर सी को पूरा कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। उसके बाद आगे लिखा हुआ है कि जैसे ही आप अपना फॉर्म सबमिट कर दोगे तो DPIIT डिपार्टमेंट जो है वो चाहे तो आपसे कोई और इन्फॉर्मेशन भी मंगवा सकता है। आफ्टर कॉलिंग, कॉलिंग का मतलब डिमांड करना, मंगवाना, एंड मेकिंग सच इंक्वायरीज, और वो चाहे तो आपके प्रेमाइसेस के अंदर आके, हाँ ठीक है, फिर जैसा उसको सही लगेगा या तो आपको वो यस बोल देगा, मतलब अप्रूवल दे देगा, या फिर वो आपको, हाँ, पर जब भी वो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करेगा आपको रीजन बताएगा और ओबीएस देगा। बिना ओबीएस दिए आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगा। तो ये छोटी सी प्रोसेस गिवन थी कि हमको ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करनी है, या तो मोबाइल ऐप के थ्रू या फिर लैपटॉप के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू मतलब। ठीक है। उस एप्लीकेशन के साथ दो डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, एक तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और दूसरा आपका बिजनेस का नेचर क्या है वो आपको लिख के बताना है कि आप कैसा काम कर रहे हो, आप कुछ इनोवेटिव काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे, वो हम चेक करेंगे। उसके बाद जैसे ही आपने एप्लीकेशन फाइल कर दी, अथॉरिटी जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेगी और चाहे तो इंक्वायरी भी कर सकती है। उसके बाद अगर कोई भी डाउट नहीं है आपके ऊपर तो आपको अप्रूवल मिल जाएगी। अप्रूवल का मतलब आपको स्टार्टअप का स्टेटस मिल जाएगा और आप अगले 10 साल तक बेनिफिट ले सकते हो, अगर आपने नई एंटिटी का स्टार्टअप स्टेटस लिया है तो। कोई एंटिटी 6 साल पहले बनी हुई थी, अब उसने स्टार्टअप के लिए अप्लाई किया तो बेनिफिट 4 साल तक मिलेंगे। कोई एंटिटी 3 साल पहले बनी थी, अब उसने स्टार्टअप के लिए अप्लाई किया तो बेनिफिट 7 साल तक मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, अगर आपकी एप्लीकेशन में कोई भी गड़बड़ मिल गई या इंक्वायरी करने पे गड़बड़ मिल गई तो फिर हम आपकी एप्लीकेशन क्या कर देंगे और उसका रीजन बताएंगे आपको और ओबीएच भी देंगे। बिना ओबीएच प्रोवाइड की एप्लीकेशन क्या नहीं होगी। ठीक है। अब उसके बाद वापस से दूसरे नोट्स पे आ जाओ। फिर ये टॉपिक हमने कट कर दिया था। अब आ जाओ बेनिफिट्स के ऊपर। इस स्टार्टअप का स्टेटस आने के बाद हम कौन कौन से बेनिफिट ले सकते हैं जो किसी नॉर्मल नई एंटिटी को नहीं मिलेंगे जो स्टार्टअप नहीं है। ठीक है। तो मान लो दो कंपनी बनी है,
दोनों ही न्यू कंपनी है, एक कंपनी स्टार्टअप में कवर हो रही है और दूसरी स्टार्टअप में कवर नहीं हो रही, तो स्टार्टअप के बेनिफिट जिसके पास स्टार्टअप का स्टेटस है उसको ही मिलेंगे, चाहे दूसरी कंपनी भी नहीं है तो वो कंपनी भी नहीं ना दूसरे वाली भी, पर उसने किसके लिए अप्लाई नहीं किया तो उसको बेनिफिट भी नहीं मिलेंगे फिर। ठीक है, अब बेनिफिट कौन कौन से मिलते हैं वो देखो। पहला बेनिफिट बोल रहे हैं कि स्टार्टअप का स्टेटस देना एक सिंपल प्रोसेस है। अभी पढ़िए हमने प्रोसेस, किसी डिपार्टमेंट में जाने की जरूरत है आपको, सारा काम ऑनलाइन होना है, मोबाइल से भी कर सकते हो आप काम। ठीक है, डॉक्यूमेंट भी सिर्फ दो ही मांग रहे हैं आपसे, कोई फालतू डॉक्यूमेंट भी नहीं मांग रहे। तो कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन करवाने का जो प्रोसेस है वो क्या है हमारा, सिंपल है। इवन आप मोबाइल ऐप से या फिर वेबसाइट से कहीं से भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो स्टार्टअप का। तो कोई भी ऐसा पर्सन जो इंटरेस्टेड है अपनी नई एंटिटी को स्टार्टअप में कन्वर्ट करने के लिए, उसको एक बार सिंपल एक पेज का फॉर्म फिल करना है, दो अटैचमेंट अटैच करने हैं, और मोबाइल से ही या लैपटॉप से, कंप्यूटर से आप पूरा का पूरा प्रोसेस कैरी ऑन कर सकते हो। जो फीस बनेगी वो आपको पे करनी पड़ेगी, वो भी ऑनलाइन पे हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, रिडक्शन इन कॉस्ट। ये कह रहे हैं कि स्टार्टअप का स्टेटस आने के बाद कुछ ऐसे खर्चे हैं जो आपको पे करने की जरूरत नहीं है। अब वो कौन से खर्चे हैं देखो। द गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड लिस्ट ऑफ फैसिलिटेटर, मतलब फैसिलिटी प्रोवाइड करना, हाँ गवर्नमेंट फैसिलिटी की बात हो रही है, ऑफ पेटेंट एंड ट्रेडमार्क। हाँ वो लिखा हुआ है इसमें भी आगे। ठीक है, ये कह रहे हैं कि एक ऐसी एंटिटी जिसके पास स्टार्टअप का स्टेटस है और वो एंटिटी पेटेंट करवाना चाहती है या फिर क्या करवाना चाहती है, ट्रेडमार्क, तो इसके अंदर इसको कॉस्ट क्या पे करनी पड़ेगी, कम पे करनी पड़ेगी। दे विल प्रोवाइड हाई क्वालिटी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सर्विसेज इंक्लूडिंग फास्ट एग्जामिनेशन ऑफ पेटेंट्स एट लोअर फीस। दो फायदे मिल रहे हैं देखो। एक तो बोल रहे हैं कि आपको पेटेंट या ट्रेडमार्क क्या मिल जाएगा जल्दी, मतलब आपका जो केस है वो किसी अलग डिपार्टमेंट के अंदर चलेगा अगर आप स्टार्टअप हो तो, और आपको ओनरशिप रजिस्ट्रेशन क्या मिल जाएगा, जल्दी मिल जाएगा, प्लस आपको फीस भी क्या पे करनी है। तो दो बेनिफिट हो गए यहाँ पे आपके। ठीक है, द गवर्नमेंट विल बियर all facilitator fees and startup will bear only statutory fees. They will enjoy 80% reduction in cost of filing patents. अब बताओ कितना खर्चा कम हो रहा है हमारा। अच्छा उससे पहले क्या लिखा हुआ है, द गवर्नमेंट विल बियर ऑल फैसिलिटेटर फीस एंड द स्टार्टअप विल बियर ओनली स्टैट्यूटरी फीस। हाँ, अब जैसे आप ट्रेडमार्क फाइल करते हैं उसकी स्टैट्यूटरी फीस है 4500 रुपये। ठीक है, ये तो आपकी सिर्फ ट्रेडमार्क को फाइल करने की फीस हो गई जो गवर्नमेंट को आपको पे करनी होती है। इसके अलावा आगे भी कुछ खर्चे होते रहते हैं, तो आप ये मान के चलो नियर अबाउट 10,000 से 15,000 रुपये खर्च हो जाते हैं ट्रेडमार्क को लेने में। अब अगर एंटिटी स्टार्टअप है तो कितनी फीस पे करनी है आपको, और बाकी कौन पे करेगा, गवर्नमेंट पे करेगा। तो मान लो किसी स्टार्टअप एंटिटी को ट्रेडमार्क लेने में टोटल खर्चा आ रहा है 12,000 रुपये, तो एंटिटी कितना बर्डन बियर करेगी, और बाकी कितना बच गया पीछे, 7500 रुपये, ये कौन पे करेगा, ये सब्सिडी मिल गई आपको एक तरह से। ठीक है, ये आपको पे करने हैं, बाकी आपको पे करने की नीड नहीं है। 4500 ही है, हाँ रियल में भी यही है। ठीक है, पता नहीं शायद 1800 रुपये है मेरे हिसाब से उसकी, जो अप्लाई करने की फीस है, आगे वाली नहीं ध्यान। हाँ आगे वाली ज्यादा होगी शायद उसकी। नेक्स्ट, उसके बाद थर्ड बेनिफिट पे आ जाओ, इजी एक्सेस टू फंड। अब यहां बात हो रही है स्टार्टअप को लोन देने की। अब स्टार्टअप है तो एंटिटी, चाहे वो कंपनी हो, चाहे पार्टनरशिप फर्म है रजिस्टर्ड, चाहे एलएलपी है, तो इनको लोन कौन देता है, कौन सा बैंक, कमर्शियल बैंक देगा। सोचने वाली क्या बात है, आरबीआई से डील करते हैं हम कभी भी, तो पब्लिक आरबीआई से डील कर ही नहीं सकती। पब्लिक का मतलब चाहे इंसान हो चाहे एंटिटी हो, चाहे नेचुरल पर्सन है चाहे आर्टिफिशियल पर्सन है, क्या वो आरबीआई से डील कर सकता है, गवर्नमेंट तो कर सकती है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, पर हमारी तो कोई कंपनी है तो कंपनी डील कर पाएगी आरबीआई से, कंपनी भी नहीं कर सकती, पार्टनरशिप फर्म भी नहीं कर सकती, सोसाइटी ट्रस्ट कोई भी नहीं कर सकता, और ना ही इंसान कर सकता। ठीक है, तो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, गवर्नमेंट ने ना 10,000 करोड़ रुपए अनाउंस कर रखे हैं
कि इतने पैसे आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पे किनको देगा। यार आरबीआई स्टार्टअप से कैसे डील करेगा, कमर्शियल बैंक को देगा। फिर कमर्शियल बैंक कहाँ देगा आगे, ये बोल रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट ने स्टार्टअप बिजनेस को एनकरेज करने के लिए, या जो लोग कोई इनोवेटिव काम करना चाहते हैं पर उनके पास पैसे नहीं है, तो गवर्नमेंट इनको टाइम टू टाइम क्या करती है, कमर्शियल बैंक्स के तो क्या दिलवाती है, इनको पैसे दिलवाती है, लोन दिलवाती है, वो भी कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर। हाँ गवर्नमेंट देगी, वरना या तो इन लोन के बदले में आपसे हम सिक्योरिटी ले भी लेंगे, फिर तो गारंटी आपकी होगी, सिक्योरिटी आपकी है तो। या क्या पता गारंटी फ्री, सिक्योरिटी फ्री लोन दिलवा दिया, उसमें फिर लायबिलिटी गवर्नमेंट पे आ जाएगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो है वो स्टार्टअप्स को एनकरेज करने के लिए कमर्शियल बैंक्स को बोलती है कि आप स्टार्टअप एंटिटीज को लोन बांटो, ताकि लोग ज़्यादा बिजनेस मार्केट में स्टार्ट करें, और बिजनेस बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी कंट्री में क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, अ 10,000 करोड़ रुपीज फंड सेटअप बाय गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फंड्स टू स्टार्टअप। तो कह रहे गवर्नमेंट ने अपने खजाने में से 10,000 करोड़ रुपए आरबीआई को बोला है कमर्शियल बैंक्स को बांटने के लिए। ठीक है, या फिर एक नाबार्ड बैंक होता है, ये काम करता है किसके लिए, एग्रीकल्चर या फिर रूरल डेवलपमेंट के लिए। तो आरबीआई इसको भी दे देगा कुछ फंड। ठीक है तो ये भी बैंक। तो कह रहा है आरबीआई कुछ पैसा कमर्शियल बैंक को बांट देगा और कुछ नाबार्ड को, या आप आरआरबी पढ़ते हो, रीजनल रूरल बैंक, एक होता है एलडीबी, लैंड डेवलपमेंट बैंक। तो ये सभी बैंक जो है वो बिजनेस को प्रमोट करने के लिए काम करते हैं बैकवर्ड एरियाज में। तो इन सबको पैसा मिलेगा आरबीआई से, किनको लोन देने के लिए, स्टार्टअप को लोन देने के लिए। ठीक है, तो उससे फिर क्या होगा, स्टार्टअप्स को फंड्स मिलने में इजी हो जाएगा, ये बोलना चाह रहे हैं। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, टैक्स हॉलीडे। हमने कल डिस्कस भी किया था कि अगर किसी स्टार्टअप एंटिटी को टैक्स बेनिफिट चाहिए तो अलग से एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। कल पढ़ा था ना हमने, एक स्पेशल सर्टिफिकेट चाहिए आपको टैक्स बेनिफिट लेने के लिए, और डिपार्टमेंट का नाम दिया हुआ था इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड। जब तक आप उस डिपार्टमेंट से वो सर्टिफिकेट लेकर के नहीं आओगे तब तक आपको टैक्स बेनिफिट, चाहे आप स्टार्टअप हो तो भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब टैक्स बेनिफिट जो मिलते हैं वो सिर्फ 3 साल तक मिलते हैं। स्टार्टअप का स्टेटस आएगा 10 साल तक, पर टैक्स बेनिफिट कौन से मिलेंगे, सिर्फ 3 साल तक। तो बाकी 7 साल तक आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, पर बाकी जो अदर बेनिफिट है वो सारे आप ले सकते हो। ठीक है, तो टैक्स तो माफ हो जाएगा पर सिर्फ 3 साल के लिए माफ होगा, बाकी 7 साल के लिए टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। पर बाकी 7 साल में टैक्स के अलावा जो बाकी और बेनिफिट पढ़ रहे हैं हम, वो सारे बेनिफिट आप ले सकते हो। पर ये वाला बेनिफिट सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए है, और टाइम कितना दिया हुआ आपको, 3 साल। अब मान लो हमने कंपनी बनाई 2017 के अंदर। ठीक है, अब आज 21 खत्म हो जाएगा, तो कंपनी को बने हुए 4 साल हो गए। अगर कंपनी को स्टार्टअप का स्टेटस चाहिए तो कब तक के लिए मिल जाएगा, 6 साल तक के लिए, पर टैक्स बेनिफिट सिर्फ 3 साल। ठीक है, अब कौन से 3 साल होंगे वो बात भी होती है, नहीं अब पढ़ते हैं। देखो पहले ये समझ गए ना कि स्टार्टअप का स्टेटस 6 साल क्यों आएगा, बिकॉज आपको बने हुए कितने साल हो गए हैं, और बनने के 10 साल तक आप स्टार्टअप का स्टेटस ले सकते हो। तो आपने 4 साल तो वेस्ट कर दिए अपने, वो गलती आपकी है, हमारी गलती नहीं है। तो हम तो स्टेटस आपको 6 साल का देंगे, उन 6 साल में आप सारे बेनिफिट ले सकते हो, पर सिर्फ टैक्स बेनिफिट आपको सिर्फ 3 साल के लिए मिलेगा। और वो 3 साल इन 6 साल में से कोई भी हो सकते हैं, जो मर्जी आपकी है। ये मर्जी ऑनर की है, उसे कौन से साल का टैक्स माफ करवाना है, और कौन से का माफ करवाएंगे आप। हाँ, पर एक चीज और भी है। अब मान लो हमने क्या किया, 2023 का टैक्स माफ करवा लिया, तो 1 साल तो चला गया ना आपका। अब अगले 2 साल भी इसके बाद वाले ही होंगे फिर, चाहे उसमें टैक्स आपका कम बन रहा हो चाहे क्या बन रहा हो। हाँ, मतलब कंटिन्यूस 3 ईयर के आपको टैक्स माफ करवाने हैं, आप बदल बदल के कोई भी 3 साल के टैक्स माफ नहीं करवा सकते। मतलब हम क्या सोच रहे हैं कि 3 साल में टैक्स माफ करवाना है, 6 साल के अंदर अंदर। देखो 21 में आपने 22 में स्टार्टअप का स्टेटस लिया, 22 के अंदर, तो ये वैलिड कब तक होगा, 6 साल तक, 2028 तक। ठीक है, तो हम सोच रहे हैं कि किसी भी 3 साल में क्या करवा लेंगे, टैक्स माफ करवा लेंगे। और वो किसी भी 3 साल का मतलब क्या है,
जिस साल में टैक्स ज़्यादा बनेगा उस साल में क्या कर लेंगे, आप माफ़ करवा लेंगे। पर ऐसा नहीं है, आपने जिस एक साल में टैक्स माफ़ करवा लिया, फिर अगले 2 साल भी कौन से होंगे, उसके आगे वाले होंगे। आपके पास 3 ऑप्शन ही है, ऑप्शन एक ही है आपके पास, ठीक है। अब मान लो हमने क्या किया, 2027 में पहली बार टैक्स माफ़ करवाया, 27 का माफ़ करवा लिया, 28 का करवा लोगे, 29 में स्टेटस ही नहीं है आपके पास, कहाँ से करवाओगे, फिर 2 का ही मिलेगा आपको। तो वो समझदारी फिर हमको भी वहां दिखानी है, ज़्यादा समझदारी दिखाएंगे तो फिर नुकसान हमें होगा। नहीं नहीं, 26 चला गया ना पहले, 27 में करवाया पहली बार आपने टैक्स माफ, तो पीछे कैसे जाओगे वापस आप। हाँ वो अलग बात है, ये तो मान लो 25 में करवा लो आप, 25 में करवा लिया, फिर 26 में होगा और 27 में होगा। हाँ वो तो देना ही पड़ेगा, पहले भी दिया होगा फिर आपने, 22 का, 23 का, 24 का भी दिया होगा। बाई तो सर्टिफिकेट तो 22 में आएगा था आपके पास, 22 में नहीं लिया बेनिफिट आपने, 23 में भी नहीं लिया, 24 में भी नहीं लिया, 25 में लिया जाके आपके, तो 3 साल वहां भी टैक्स पे किया होगा आपने। समझ गए पॉइंट नंबर 4। तो पॉइंट नंबर 4 थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि टैक्स बेनिफिट आएंगे 3 साल के लिए, पर वो 3 कंसेक्यूटिव ईयर होने चाहिए। अब वो आप देख लेना कौन से होंगे। अब मान लो आपने चूज ही 28 किया, तो फिर एक का ही मिलेगा आपको, उसके बाद तो स्टार्टअप का स्टेटस ही नहीं है आपके पास, तो टैक्स बेनिफिट भी नहीं आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद दिया हुआ पॉइंट नंबर 5, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज, 7 न्यू रिसर्च सेंटर्स, पार्क का मतलब सेंटर है यहाँ पे, will be set up to provide facilities to startup in the R&D sector। अब स्टार्टअप एंटिटी कुछ इनोवेटिव काम करने के लिए क्या करना चाहती है, रिसर्च करना चाहती है, ठीक है। मतलब मान लो हमारी एक स्टार्टअप एंटिटी है, हम कुछ इनोवेटिव काम करना चाहते हैं, पर इनोवेटिव काम करने से पहले क्या करना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी ना आपको। तो कह रहे हैं कि R&D में आपको जो बड़े बड़े रिसर्च सेंटर है वो क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, वो अपने इक्विपमेंट्स देंगे आपको रिसर्च करने के लिए। तो कह रहे हैं कि 7 ऐसे रिकॉग्नाइज रिसर्च सेंटर हैं जो किसी स्टार्टअप को रिसर्च करने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, अपनी नॉलेज शेयर करेंगे, इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कर देंगे, क्या पता फंड्स भी प्रोवाइड कर दे, ठीक है। वो बात कर रहे हैं। कितने भी आ सकते हैं, वो तो डिपेंड करता है। नहीं, कौन सा, वो तो अलग था। हाँ यूनिकॉर्न भाई आ जाते होंगे 2500 के आसपास मेरे हिसाब से, 2500, 2500। यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न स्टार्टअप होता है एक यूनिकॉर्न। ना वो अलग होते हैं, ये अभी दे रखे है टॉपिक आपके, आगे आएगा, ये दे रखा है बुक में आपके, वहां पढ़ेंगे इसको। चलो वापस से पॉइंट नंबर 6 पे आ जाओ। नो टाइम कंज्यूमिंग compliances, various compliances have been simplified for startups to save time and money। Startups shall be allowed to self-certify compliances through startup mobile app with 9 labor and 3 environment laws। ये कह रहा है कि कुछ एक्ट्स में compliances ऐसी है जिनको हमने इजी कर दिया, किसके लिए, मतलब 9 लेबर लॉ ऐसे हैं और 3 एनवायरमेंट लॉ ऐसे हैं, अगर वो किसी स्टार्टअप एंटिटी पे एप्लीकेबल है, तो इन लेबर लॉस के अंडर या इन एनवायरमेंट लॉस के अंदर आपको जो हर साल सर्टिफिकेट फाइल करना होता है अथॉरिटी के पास, वो आप खुद से साइन करके फाइल कर दोगे तो भी हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। मतलब प्रोफेशनल साइन करवाने की आपको नीड, तो फीस भी नहीं देनी पड़ेगी उसको फिर, ठीक है। तो कह रहे हैं कि कुछ सर्टिफिकेट ऐसे होंगे जो पीसीएस, पीसीए, इनसे आपको साइन करवाने की नीड। अब फिर साइन कौन करेगा, अगर कंपनी है तो कौन साइन करेगा, प्रेफरेंस सीएस की होगी, ठीक है। सीएस नहीं है तो एलएलपी होगी तो डीपी, और फर्म होगी तो जो एक्टिव पार्टनर है वो साइन कर देगा, ठीक है। तो वो फॉर्म को साइन कर देंगे तो भी उसको हम वैलिड मान के चलेंगे। तो ऐसा होने से क्या होगा, आपको जो कंप्लायंस करने के लिए प्रोफेशनल को फीस देनी पड़ती है वो पे नहीं करनी पड़ेगी, तो वहां भी आप कम पैसा बचा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया है टैक्स सेविंग फॉर इन्वेस्टर, पीपल इन्वेस्टिंग देयर कैपिटल गेन इन द वेंचर फंड्स सेटअप बाय गवर्नमेंट विल गेट एग्जम्पशन फ्रॉम कैपिटल गेन। दिस विल हेल्प स्टार्टअप्स टू अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टर्स। बताओ यहाँ पे क्या टैक्स बेनिफिट मिल रहा है और किसको मिल रहा है, एग्जाम्पल।
किसने कमाया कैपिटल गेन? नहीं। हाँ, मान लो हमारी एक स्टार्टअप एंटिटी है, ठीक है, और शक्ति इन्वेस्टर है, ये हमारी स्टार्टअप स्टार्टअप एंटिटी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। अब इन्वेस्टर ये है, एंटिटी हमारी है, तो इनको भी टैक्स बेनिफिट मिलेगा। जैसे हम सोसाइटी के अंदर पढ़ के आए थे, अगर सोसाइटी सेक्शन 12 AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट या फिर सेक्शन 12A या फिर 80G में रजिस्टर्ड होगी, तो डोनर को बेनिफिट मिलते हैं डोनेशन देने पे, ठीक है ना। तो डोनेशन क्या मिलेंगे फिर आपको? अरे पहले मेरी एक बात सुन लो यार, फिर तुम अपनी बात करना। सोसाइटी के अंदर हम पढ़ते हैं, अगर सोसाइटी सेक्शन 12 AA या 80G में रजिस्टर्ड होती है, तो जिसने डोनेशन दिया सोसाइटी को, उसको भी टैक्स बेनिफिट मिलते हैं ना। उसकी उतनी इनकम क्या हो जाती है, टैक्सेबल में से एग्जाम्प्ट हो जाएगी। तो डोनर को भी बेनिफिट मिल रहा है। तो क्या डोनर ऐसी सोसाइटी को डोनेशन देगा जो इनमें कवर हो रही है, या जो इनमें कवर नहीं हो रही उनको डोनेशन देगा, ताकि वो खुद भी क्या ले इसके? वैसा ही पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, अगर कोई इन्वेस्टर, इन्वेस्टर कौन है? जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है? स्टार्टअप के अंदर। तो कह रहे हैं एक इन्वेस्टर अगर स्टार्टअप के अंदर पैसा इन्वेस्ट करता है, तो उसको भी टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। अब अगर ऐसा बेनिफिट हमने दे दिया स्टार्टअप के लिए, तो इसके पास इन्वेस्टमेंट क्या आएगी पब्लिक से, ताकि लोग भी क्या कर सके टैक्स का बेनिफिट। ये लिखा हुआ पॉइंट 7। तो पॉइंट नंबर 7 के अंदर बेनिफिट दो लोगों का हो रहा है। किनका किनका? हाँ, इन्वेस्टर का बेनिफिट हो गया टैक्स बेनिफिट, एग्जम्पशन मिल गया उसको। और स्टार्टअप का बेनिफिट क्या हो गया? ज्यादा पैसे मिलेंगे उसको लोगों से। अब बताओ क्या कर रहे हो? हाँ, ये पढ़ा तो सामने चैप्टर 7 के अंदर। अच्छा, पीपल इन्वेस्टिंग देयर कैपिटल गेन इन वेंचर फंड। ये कह रहे हैं ऐसे वेंचर फंड जो गवर्नमेंट के थ्रू कंट्रोल होते हैं, जो गवर्नमेंट ओनरशिप के साथ है। कोई वेंचर कैपिटल है, कोई वेंचर कैपिटल कंपनी है, ये गवर्नमेंट कंपनी है। अगर आप इसके थ्रू स्टार्टअप को पैसा दोगे, तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा, टैक्स बेनिफिट मिलेगा, ये बोल रहे हैं। प्राइवेटली दोगे तो नहीं मिलेगा। हाँ, मतलब ऐसा वेंचर फंड, बातें मत करो अभी। ये बोल रहे हैं ऐसा वेंचर फंड जो गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, अगर आप उस वेंचर फंड के थ्रू स्टार्टअप को पैसा प्रोवाइड करोगे, तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। मतलब अगर हम पर्सनली किसी स्टार्टअप को बेनिफिट देंगे ना, फंड्स देंगे, तो बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, ये बोल रहे हैं। हाँ, जो फंड किसने सेटअप किया हुआ है, आप उस फंड के अंदर पैसा डाल दो, वो पैसा कहाँ जाएगा, और आपको उतने पैसे का बेनिफिट मिल जाएगा टैक्स के अंदर, ये बोल रहे हैं। उसके बाद बात कर रहे हैं बंद करने की। अगर हम स्टार्टअप एंटिटी को बंद करना चाहते हैं, वाइंड अप करना चाहते हैं, तो वाइंड अप करना भी इजी है। विद इन 90 डेज आपकी एंटिटी क्या हो जाएगी? स्टार्ट कहाँ से होगा? 90 डेज जिस दिन आपने एप्लीकेशन फाइल की होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ना है? अच्छा, लाइफ साइकिल पे आ जाओ, चलो फिर। रुको, लाइफ साइकिल टॉपिक पूरा हो नहीं पाएगा, अपने एक काम करते हैं। हाँ, आप मुद्रा बैंक पे आ जाओ, ये पढ़ लेते हैं। लास्ट टॉपिक निकाल लो, ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, और इजी सा भी है, आसान सा टॉपिक है। ये आपके सी सीट में भी होता है। हाँ, वहाँ थोड़ा सा टॉपिक दे रखा है इसका। देखो भी, मुद्रा बैंक दे रखा है, मुद्रा की फुल फॉर्म दे रखी है आपको पहले तो। इसको ढंग से कर लो, टॉपिक को बातें बंद कर दो। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आता है काफी बारे क्वेश्चन का। हाँ, इंपॉर्टेंट है। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंसिंग एजेंसी बैंक। अच्छा, हम एक एनबीएफसी कंपनी पढ़ के आए थे, एमएफआई। ये एनबीएफसी कंपनी जो लोन देती है, वो कौन से अमाउंट का लोन देती है? स्मॉल अमाउंट का, बिकॉज नाम क्या है? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। और यहाँ पे भी हम किसकी बात कर रहे हैं? तो मुद्रा बैंक एक ऐसा बैंक है जो किसी पर्सन को लोन देगा बिजनेस करने के लिए, ठीक है। और कौन से अमाउंट का लोन देगा? स्मॉल अमाउंट का। तो मुद्रा बैंक के थ्रू अगर कोई पर्सन बिजनेस पर्पज से लोन चाहता है, उसको लोन मिल जाएगा, अमाउंट भी कम रहेगी,
बिना सिक्योरिटी के लोन मिल जाएगा, और इंटरेस्ट रेट भी क्या पे करनी है, कम पे करनी है। इज अ पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। ये कह रहा है मुद्रा बैंक एक ऐसा बैंक है जो गवर्नमेंट ओन्ड बैंक है। पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट ओन्ड, ठीक है। तो एक ऐसा बैंक है जिसके ओनरशिप किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है। इट प्रोवाइड्स लोन एट लो इंटरेस्ट रेट्स टू माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एंड एनबीएफसीज विच देन प्रोवाइड्स क्रेडिट टू एमएसएमई। अब देखो यहाँ पे दो बातें हो रही है। ये कह रहे हैं कि कोई पर्सन डायरेक्टली मुद्रा बैंक से लोन ले सकता है, ठीक है, या फिर मुद्रा बैंक जो होगा ये एनबीएफसी एमएफआई को पैसा देगा, और आगे ये पैसा किनको देंगे, मतलब बोरोवर को। बोरोवर वो कोई भी हो सकता है, एमएसएमई जरूरी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो दो तरीके दे रखे हैं। अगर हम मुद्रा बैंक से लोन चाहते हैं, या तो हम डायरेक्टली इस बैंक से लोन ले सकते हैं, या फिर हम जो मीडिएटर बन गया, कौन मीडिएटर बन गया यहाँ पे, उसके थ्रू भी लोन ले सकते हैं। तो इसने पैसा दिया इसको, और इसने पैसा दे दिया हमको काम करने के लिए, ठीक है। अब आगे लिखा हुआ है कि ये स्कीम लॉन्च कब हुई थी, उसकी डेट गिवन है, और लॉन्च किसने की थी, पर्सन का नेम गिवन है। अब इसमें जो लोन है वो तीन कैटेगरी में डिवाइड किए हुए हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। द बैंक विल क्लासिफाई इट्स क्लाइंट्स इनटू 3 कैटेगरीज एंड द मैक्सिमम अलाउड लोन सम्स विल बी बेस्ड ऑन द कैटेगरी। तो पहली कैटेगरी कौन सी है, शिशु कैटेगरी है। इसमें जो लोन मिलेगा वो मैक्सिमम कितना मिलेगा आपको, ये 50,000 रुपये अमाउंट मैक्सिमम है पर पर्सन की। तो एक पर्सन अगर इस कैटेगरी में लोन चाहता है तो मैक्सिमम 50,000 का लोन मिल जाएगा आपको। फिर दूसरी कैटेगरी कौन सी है, यहाँ पे 50,000 से ऊपर और कहाँ तक, 5 लाख तक मिलेगा पर पर्सन को लोन। और तीसरी कौन सी है, वहां पे 5 से ऊपर और 10 तक मिलेगा लोन। खड़े हो जाओ दोनों जने, पीछे जाओ, मजाक चल रहा है क्लास में कोई का, हम्म? अलग बैठना, एक इधर एक इधर, इधर बैठो, इधर इस साइड इसमें। अब मान लो कोई पर्सन 2 लाख का लोन चाहता है, तो कौन सी स्कीम, कौन सी कैटेगरी में आएगा। हाँ, तो वो डिपेंड करता है कि हम कितने का लोन चाहते हैं, आपको उसी कैटेगरी में लोन मिलेगा फिर, ठीक है। नेक्स्ट, आगे लिखा हुआ है कि मुद्रा बैंक से लोन कौन कौन ले सकता है, मतलब एलिजिबल बोरोवर्स कौन कौन है। ये सभी एलिजिबल बोरोवर्स हैं। पहला, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, हाँ मतलब एसएसआई हो गई। अगर हम कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहे हैं पर कौन से स्केल पे काम कर रहे हैं, हाँ, जिसमें इन्वेस्टमेंट क्या चाहिए होती है, कम। कहाँ तक, 10 लाख तक। बिकॉज मैक्सिमम लोन कितना मिलेगा आपको यहाँ पे, 10 रुपये तो मिलने वाला है ही नहीं, ठीक है। शॉपकीपर को मिल जाएगा, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वेंडर को मिल जाएगा, और कलाकार, आर्टिशन। इसमें कौन लोग आ सकते हैं, पेंटर हो गए, और म्यूजिशियन हो गए, उनको इंस्ट्रूमेंट परचेज करने। फिर और क्राफ्टमैन हो गया, जो हैंडीक्राफ्ट बिजनेस कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, वो सब लोग इसमें आ जाएंगे। तो वो सब लोग भी अपने इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट्स परचेज करने के लिए यहाँ से लोन ले सकते हैं। कुछ कंडीशंस दे रखी है, जो बोरोवर होगा वो कम से कम 18 साल का होना चाहिए, जो लोन लेगा वो। जो लोन मिलेगा वो इस स्कीम के अंडर मिलेगा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ये स्कीम अभी हम पढ़ के आए थे, कौन सी डेट को स्टार्ट हुई थी, किसने स्टार्ट की थी, ठीक है। विल बी अवेलेबल इफ एंड ओनली इफ इट इज फॉर कमर्शियल एंड बिजनेस पर्पस। अब देखो यहाँ बोल रहे हैं कि अगर आपको पर्सनल पर्पस से लोन चाहिए तो लोन आपको नहीं मिलेगा। आपका पर्पस क्या होना चाहिए, हाँ, बिजनेस करना और पैसे कमाना। तो मान लो अगर आपको बिजनेस पर्पस से मशीन परचेज करनी है, लोन मिल जाएगा, ठीक है। बिजनेस पर्पस से कोई व्हीकल परचेज करना, मिल जाएगा लोन आपको। और पर्सनल पर्पस के लिए कार चाहिए तो लोन, ठीक है। एंड नॉट फॉर पर्सनल पर्पस। एट द मोस्ट बोरोवर कैन बाय व्हीकल फ्रॉम मुद्रा लोन। ये कह रहा है कि कोई भी पर्सन व्हीकल भी परचेज कर सकता है इस लोन से, पर वो व्हीकल काम कहाँ आना चाहिए, हाँ, बिजनेस के अंदर। तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए मान लो हमें व्हीकल परचेज करना है, उसके लिए लोन मिल जाएगा आपको। पर्सनल पर्पस के लिए व्हीकल चाहिए तो लोन आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। लास्टली, दिस लोन इज फॉर न्यू बिजनेस एंड इज ओनली एप्लीकेबल फॉर स्मॉल बिजनेस ओनर्स। अब ये बोल रहा है कि कोई पर्सन जो नया काम कर रहा है, स्टार्टअप एंटिटी जो होगी, उसको लोन मिलेगा। जो एंटिटी पहले से मार्केट में काम करे उनको लोन हम नहीं देंगे। हाँ बताएं, कुछ पूछ रहे हो, बताओ, अभी पढ़ेंगे आगे। मतलब आप यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमसे पैसा लेके जाओगे, हाँ,
हाँ, वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप बता दो बिजनेस पर्पज से चाहिए, चाहे आप साथ साथ में उसको पर्सनली यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पर मान लो ऐसा भी पॉसिबल है कि ये लोग ना वेरीफाई करने के लिए आ सकते हैं, बार बार इंस्पेक्शन करने के लिए आते रहेंगे। मतलब मान लो इन्होंने क्राइटेरिया लगा रखा है कि जो भी बोरोवर हमसे लोन लेगा, लोन देने के अगले 3 साल तक हम इंस्पेक्शन करेंगे कि आप वो चीज जो हमसे जिससे आपने लोन से परचेज की है, उसको आप बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे। हम कभी भी आके चेक कर सकते हैं। अब मान लो इंस्पेक्टर या बैंक से कोई ऑफिसर चेक करने के लिए आया और आप वो चीज वहां बिजनेस में यूज कर ही नहीं रहे, ठीक है। पहली बार चेक करने के लिए आया, जब हम बहाना मार दिया हमने उसको, फिर दोबारा आया तब भी वही समस्या मिल रही है, फिर वो क्या मान के चलेगा? फिर वो लोन आपको कैंसिल कर देगा और आपको इमीडिएटली सारी पेमेंट पे करनी पड़ेगी लोन की, इमीडिएटली, ठीक है। 10 दिन 12 दिन दे देंगे, पर जो टाइम था 1 साल 2 साल का, वो खत्म हो जाएगा फिर आपका, बिकॉज आपने खुद ने डिफॉल्ट कर दिया ना वहां पे। ये चीज है। उसके बाद नेक्स्ट मुद्रा कार्ड पढ़ लो, प्रोसेस को छोड़ दो, फिर मंडे को देखते हैं। अब ये कह रहे हैं कि जैसे हमारा क्रेडिट कार्ड बनता है, क्रेडिट कार्ड क्या होता है? हाँ, अगर हमारे बैंक अकाउंट के अंदर पैसे नहीं है तो अभी हम कार्ड स्वाइप करके पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कार्ड की एक लिमिट होती है, आप उस लिमिट तक ही शॉपिंग कर सकते हो। वैसे अगर आप मुद्रा बैंक से लोन लोगे ना, तो ये आपको एक कार्ड बना के दे देंगे, ठीक है। जितने रुपए का आपका लोन होगा, उतने लिमिट का क्या बन जाएगा आपका कार्ड। तो आप जो लोन की पेमेंट करोगे, या तो वो ऑनलाइन कर सकते हो या फिर कैसे कर सकते हो, कार्ड को स्वाइप करके। तो कह रहे हैं कि हम आपको मुद्रा कार्ड बना करके देंगे। अगर आप पेमेंट करना चाहते हो तो या तो ऑनलाइन बैंक के थ्रू पैसे ट्रांसफर कर देना, जिससे भी आपने मशीन वगैरह परचेज की है, या फिर आप पेमेंट कैसे कर सकते हो, कार्ड के थ्रू। आफ्टर द लोन हैज बीन सैंक्शनड अंडर दिस योजना, द कैंडिडेट, मतलब बोरोवर की बात हो रही है, विल गेट अ मुद्रा कार्ड, अ कार्ड लाइक क्रेडिट कार्ड विच द कैंडिडेट कैन यूज टू बाय बिजनेस रॉ मटेरियल एटसेट्रा। तो कह रहे हैं इस कार्ड के थ्रू आप क्या कर सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो। पर शॉपिंग किसके लिए होगी वहां पे? फिर वो बिजनेस के लिए, कोई मशीन परचेज करनी है, रॉ मटेरियल परचेज करना है, फर्नीचर परचेज करना है बिजनेस के लिए, एटसेट्रा, कोई भी चीज परचेज करनी है। दिस कार्ड विल हैव a लिमिट ऑफ 10% ऑफ द बिजनेस लोन, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 10,000। अब ये कह रहे हैं कि इस जो कार्ड के अंदर लिमिट मिलेगी ना आपको, वो लिमिट कितनी होगी? जितने का लोन लिया, मान लो अपन ने 7 लाख का लोन ले लिया, उसका 10% निकाल लो, 70,000 और 10,000 विच एवर इज लेस। मैक्सिमम लिमिट कितनी है कार्ड की? हाँ, तो मान लो किसी ने लोन लिया 80,000 रुपए का, 80,000 इंटू में 10%, 8,000 और 10,000 विच एवर इज लेस, तो कितने लिमिट मिलेगी आपको? अच्छा, लोन तो 80,000 का है, 8,000 की लिमिट कार्ड में मिल रही है, तो बाकी लिमिट कहाँ पड़ी है फिर? लोन तो 80 का है ना हमारा, मतलब हम शॉपिंग कितनी कर सकते हैं? 80 की। पर कार्ड के थ्रू कितनी हो पाएगी? बाकी कहाँ से होगी फिर? कैश तो मिलेगा ही नहीं, बैंक के थ्रू होगी बाकी। बाकी कितनी बच गई? 72,000। अगर उसकी आपको परचेजिंग करनी है तो बैंक के थ्रू पेमेंट करवानी पड़ेगी, मतलब सारा का सारा लोन का पैसा आप कार्ड के थ्रू पे नहीं कर सकते, ये बोल रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा इसलिए दिया गया है, वरना मान लो अगर कार्ड की लिमिट पूरी 80 की होती, तो कार्ड कौन यूज करता? बैंक यूज करता है, बोरोवर यूज करता। तो बैंक को क्या पता वो कार्ड कहाँ यूज कर रहा है, क्या पता वो पर्सनल शॉपिंग कर रहा हो, ठीक है। तो मेनली जो शॉपिंग की रेंज है, वो बैंक ने अपने पास मेंटेन की है। अब इसमें होता क्या है, जैसे मान लो मैंने मुद्रा स्कीम के अंडर बैंक से लोन ले लिया, ठीक है, लोन की अमाउंट 80,000 की है, तो बैंक ने मुझे कार्ड भी दे दिया। अब कार्ड में लिमिट कितनी आई है? तो मतलब 8,000 का सामान मैं कुछ भी बाय कर सकता हूँ, बैंक को क्या पता, क्या पता मैं पर्सनल बाय कर लूँ, कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पर मेजोरिटी पोर्शन किसके हाथ में है? 72,000 बैंक के हाथ में है। अब मुझे इसमें से कुछ बाय करना है, तो मुझे बैंक को बताना पड़ेगा मुझे क्या बाय करना है। मुझे कोई मशीनरी परचेज करनी है, मान लो मशीन 40,000 की है, तो मैं बैंक को बताऊंगा कि मुझे एक मशीन परचेज करनी है बिजनेस के लिए, ये उस मशीन की कोटेशन है, ये सेलर की शॉप का नंबर है, ये एड्रेस है उसका, और ये प्राइस है। तो बैंक क्या करेगा, 40,000 रुपीज सेलर को भेजेगा, मुझे नहीं देगा पैसे बैंक। बैंक डायरेक्टली पैसे किसको ट्रांसफर कर देगा, और मैं वहां से मशीन ले आऊंगा जाकर के। तो इसमें अगर ऐसा करने से क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत कंट्रोल बैंक का हमारे ऊपर आ रहा है, हमारे पैसे पे, कि आपको लोन भी मिल गया, पर लोन का पैसा आपको हम देंगे नहीं, हम खुद ही पे करेंगे आपके बिहाफ पे। आपको जो मशीन वगैरह बाय करनी है आप बाय कर लो,
हम पेमेंट कर देंगे आपके भी पे उसको, ताकि हमें ये रहे कि आपने जो चीज़ बाय की है वो बिजनेस के लिए बाय की है। वरना बार बार हम इंस्पेक्शन करने के लिए मान लो आते भी हैं तो टाइम भी तो वेस्ट होगा ना हमारा। हम अपना काम करें, आपके यहाँ इंस्पेक्शन करते रहें। और ये तो एक बोरोवर की बात हो रही है, पता नहीं कितने बोरोवर होंगे, तो सब पे इंस्पेक्शन करना भी पॉसिबल नहीं है कहीं ना कहीं। ठीक है, इसलिए स्कीम डाल रखी है। समझ गए? ठीक है, बाकी पढ़ते हैं फिर मंडे को।